चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल हम कर चुके, अब देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इट इज़ ए मेथड यूज्ड फॉर कैजुअल वर्कर्स और अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। देखो, उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं या जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उनका ऑन द स्पॉट सिलेक्शन किया जाता है। ऑन द स्पॉट सिलेक्शन यूजुअली आउटसाइड द गेट ऑफ प्रेमिसेस, यानी कि फैक्ट्री के गेट के बाहर ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेबर इकट्ठी हो जाती है। जितने लोगों की आपको ज़रूरत होती है उतने लोगों को आप वहाँ से रिक्रूट कर सकते हो। आपको लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज जो होती है, जो फैक्ट्री एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं रोज़ सुबह, ताकि उनको रोज़ एक ड्यूटी मिल जाए या उनको काम मिल जाए एक दिन के लिए, जिसको दिहाड़ी वर्कर्स कहते हैं हम लोग। हिंदी में आपने सुना होगा दिहाड़ी वर्कर्स, जो दिन में काम करते हैं और शाम को उनको पेमेंट दे दी जाती है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज ए मैथड यूज फॉर कैजुअल वर्कर्स और अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स, यानी ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वहीं काम आता है जहां पर आपको अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या कैजुअल वर्कर की ज़रूरत होती है। ऑन द स्पॉट सिलेक्शन, क्योंकि इसमें सिलेक्शन करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपको फिजिकली फिट लोग चाहिए होते हैं, सिर्फ उनमें टैलेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो वहीं पर सिलेक्शन कर लिया जाता है। दे आर नोन एज बदली वर्कर्स। बदली का मतलब जो बदल जाते हैं, गॉट इट। बदली मतलब जो बदल जाते हैं, यानी आज जो पर्सन काम कर रहा है कल उसकी जगह कोई और काम करेगा, परसों कोई और काम करेगा, इसलिए ये रोज बदल जाते हैं, इसलिए हम इनको बदली वर्कर्स भी कहते हैं। दे आर पेड डेली वेजेस, यानी सुबह वो काम पर लगते हैं, शाम होती है उनके हाथ में पैसे पकड़ाए जाते हैं और जयराम जी की छुट्टी, बाय बाय टाटा, ऐसा बोल दिया जाता है। क्योंकि अगले दिन उनको वो काम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कोई पक्की गारंटी नहीं होती है, पक्का सोर्स नहीं होता और उनकी पक्की एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें आपको कोई ऐड नहीं करनी, आप लोगों को बताना नहीं है और नॉर्मली लोग खुद ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये बार बार मैं आपको इतने सारे कीवर्ड्स क्यों बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही ध्यान से सुन लीजिए। इस टॉपिक के ऊपर में एग्जाम में क्वेश्चन आने का, केस स्टडी आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। अब पूछा क्या जाएगा, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, वहां पर ही कीवर्ड्स होंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए कि ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। और प्लीज इंटरनल की तरह नहीं, इंटरनल में तो दो ही थे, इंटरनल और एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल में दो ही थे, एक ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है और हर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होता है। तो बी वेरी केयरफुल विद दिस कीवर्ड्स, बदली वर्कर्स, डेली वेजेस, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, लेस कॉस्टली। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला क्लियर हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब दूसरा आता है इसके अंदर में कैजुअल कॉलर्स। ये कैजुअल कॉलर्स क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ कैजुअल कॉलर्स? नहीं। देखो क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है तो लोग आते हैं कि भैया हमें भी काम चाहिए। अब आप बोलते हो कि भैया काम तो यहाँ पर जॉब वैकेंसी तो है नहीं, तो वो कहता है अच्छा एक काम करो, मेरा बायोडाटा अपने पास रख लो, कभी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे को कॉल कर लेना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ था तो एक सज्जन ऊपर आ गए। सीरियसली ये ऐसा हुआ था। एक सज्जन आए, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बोले जी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो हमने कहा जी अच्छी बात है ये तो। बोले कि आपके यहाँ कोई वैकेंसी है इंग्लिश क्लास के लिए? हमने कहा जी अभी तो बच्चे नहीं हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और अगर कोई होगा तो आपको बता देंगे हम। तो उन्होंने कहा अच्छा ये मेरा बायोडाटा रख लो आप, और कभी आपको लगे कि कुछ इंग्लिश पढ़ने के लिए कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कॉल कर लेना आप। ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो हम रिक्रूटमेंट जो करते हैं, ऐसे रिक्रूटमेंट को बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स, जो कैजुअली अपने आप आ जाते हैं, फिर हम उनको कॉल करते हैं। अच्छा ये तो हो गया फिजिकल आना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन बैठे होते हैं, देखा है कंपनी में वैकेंसी निकली है, वहाँ बायोडाटा अपलोड कर देते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं हम? कैजुअल
कॉलर्स, जो कैजुअली अपने आप बायोडेटा सबमिट करा देते हैं और फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को कॉल करके बुलाती है कि आ जाओ, जॉब में वैकेंसी निकली हुई है, इंटरव्यू दीजिए। तो कैजुअल कॉलर्स क्या होता है? कॉलिंग एप्लीकेंट्स फ्रॉम डेटाबेस कैप्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। ONG मतलब ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, समझ गए बात? कॉलिंग एप्लीकेंट्स फ्रॉम डेटाबेस कैप्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो डेटाबेस हमने संभाल के रखा हुआ था, जो लोग जॉब के लिए आए थे हमारे पास, उसमें से कॉल करेंगे। तो ऐसे रिक्रूटमेंट को कहा जाता है कैजुअल कॉलर्स। समझ गए बात? और ये लेस कॉस्टली होता है, क्योंकि इसके लिए भी आपको कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उनका पूरा बायोडेटा आपके पास होता है। आपने सिर्फ रिकॉर्ड उठाना है और उनको कॉल करके पूछना है, भाई साहब आप आए थे जॉब के लिए, आ जाओ जी, वैकेंसी खाली है, इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो इट इज़ अ वेरी ईजी वे आउट, और ये नॉर्मली प्रैक्टिकल वे में बहुत ज़्यादा होता है और लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई भी करते हैं। इट्स ए गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब अगला सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आता है एडवर्टाइजमेंट। आपके यहाँ वैकेंसी है तो आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी कर सकते हो, ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल। ये ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल क्या होता है? कोई आइडिया नहीं है? न्यूज़पेपर तो पता होगा, हाँ सर न्यूज़पेपर तो पता है, उसमें तो ऐड आती है। ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल्स क्या होते हैं? बेसिकली बेटा कि जैसे बहुत सारी जो आप कह सकते हो मार्केट होती है ना, वो अपनी एक मैगजीन निकालती रहती है, या बहुत सारे व्यापार के लोग होते हैं ना, एक ही व्यापार के, तो एक अपने ही व्यापार के अंदर में एक मैगजीन निकाली जाती है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है नेहरू प्लेस, तो नेहरू प्लेस की एक मैगजीन निकलती है, वहाँ पर सारे के सारे जितने भी दुकानदार होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मैगजीन में छपते हैं, उसके बारे में आर्टिकल छपते हैं, तो आप उसमें भी एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफाइड एरिया को आप एडवर्टाइज कर रहे होते हो, तो वो काफ़ी बेटर माना जाता है। प्रोफेशनल जर्नल क्या होते हैं? जैसे CA इंस्टीट्यूट भी हर महीने एक अपना न्यूज़ लेटर जारी करता है, बुक जारी करता है, एक जर्नल जारी करता है, उसके अंदर में भी ऐड की जा सकती है। ऐसे ही सारे और भी बहुत सारे प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो जर्नल्स निकालते हैं, न्यूज़ लेटर्स निकालते हैं, आप उसमें भी ऐड दे सकते हो वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में भी हो सकती है, ट्रेड प्रोफेशनल जर्नल में भी हो सकती है। इसका फ़ायदा क्या है? वाइडर चॉइस। फिर जब आप देखो इंटरनल सोर्स से कंपेयर करके देखो, इंटरनल सोर्स में आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइस थी, यानी जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं आप केवल उन्हीं को ही चूज़ कर सकते हो और किसी को नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो आप पूरे इंडिया में, भारत के अंदर में आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दी तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी आपके पास, लोग कहाँ कहाँ से अप्लाई करने आ जाएंगे आपके पास में। सो यू हैव ए वाइडर चॉइस, काफ़ी बड़ी चॉइस होती है आपके पास में। एक और बेनिफिट क्या है? मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब, यानी न्यूज़पेपर के अंदर आप अपने बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जॉब के बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ये एक फ़ायदा बहुत बड़ा है। एडवर्टाइजमेंट में जब कंपनी ऐड देती है तो कंपनी के बारे में भी 5-7 लाइनें लिख देती है कि हम ये है, फलाना डमकाना, हमारा इतना प्रॉफिट है, इतनी ब्रांचेज हैं, इतना टर्नओवर है, लिख सकती है। और जॉब के लिए जो अप्लाई करना उसके बारे में डिटेल में लिखा जा सकता है, कैसा पर्सन चाहिए, क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, और सब मेंशन कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट में देखा जाए अगर एडवर्टीजमेंट में, एक तो वाइडर चॉइस हो गई, दूसरा आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जॉब के बारे में। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी है, नुकसान भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो यहाँ भी दूसरा पहलू है, फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। ओहो, इतना रिस्पॉन्स आता है, इतना रिस्पॉन्स आता है, मतलब जो लोग क्वालिफाई नहीं है उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो भी भेज देते हैं। क्वाइट अनसुटेबल कैंडिडेट्स, मतलब मैक्सिमम उनके बायोडेटास आते हैं जो अनसुटेबल है। जैसे आपने जॉब डिस्क्रिप्शन निकाला मेल पर्सन के लिए, सेल्समैन के लिए, वुमेन्स भी अप्लाई कर देती हैं। आपने जॉब के लिए निकाला कि आपको रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, तो मेल मेंबर भी जो होते हैं वो भी भेज देते हैं बायोडेटा। तो ये एक नुकसान है इसका। और आपके पास मान लीजिए 10 वैकेंसी और आपके पास 500 एप्लीकेशन आ गई, तो अरे बाप रे, उन 500 में 10 को सिलेक्ट करना तो और भारी पड़ जाएगा आपको। तो फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आ जाता है, ये डिसएडवांटेजेस है। और क्वाइट अनसुटेबल कैंडिडेट्स, मैक्सिमम अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, तो ये इसका नुकसान है एडवर्टाइजमेंट का। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
चौथा एक्सटर्नल सोर्स आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इट इज़ रन बाय द गवर्नमेंट। पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट रन क्यों करती है। देखो, हर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं जहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। भारत में भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। अब गवर्नमेंट भी सोचती है कि एक पर्सन है जो एम्प्लॉय ढूंढ रहा है और एक एम्प्लॉय है जो जॉब ढूंढ रहा है, तो क्यों ना मीडिएटर का काम किया जाए। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज जस्ट लाइक ए मीडिएटर, यानी जो जॉब सीकर है और जो कंपनी है उनको मिलवाने का काम करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और ये गवर्नमेंट रन करती है इसको। आप अपने नियर बाई एरिया में ढूंढेंगे तो आपको काफ़ी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिल जाएंगे। जी हाँ, हर एरिया में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। गूगल पे सर्च मारेंगे, आपके आसपास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड जॉब्स। अब आप देखिए ना, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, वो अपना बायोडाटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके जमा करा देते हैं, भैया हमें जॉब की ज़रूरत है। और जब किसी कंपनी को एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ जाते हैं, बायोडाटा उठाते हैं और उन लोगों को कॉल करके बुला लेते हैं। इससे गवर्नमेंट का एक फ़ायदा होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इट्स ए लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स, यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक मीडिएटर का काम कर रहा है जॉब सीकर में और एम्प्लॉयर के बीच में। लेकिन इसका भी नुकसान है। क्या नुकसान है? रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट अप टू डेट। जो एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं वो अप टू डेट नहीं होते। आप इसको गवर्नमेंट की कमी कह सकते हो या हमारा मैकेनिज्म का सिस्टम कह सकते हो, गवर्नमेंट मैकेनिज्म का, जिसमें रिकॉर्ड्स अप टू डेट नहीं होते। कोई भी जद्दोजहद नहीं करता, टेंशन नहीं लेता कि जो रिकॉर्ड हमारे पास आया वो कितना अपडेटेड है। तो ये एक कमी भी है इसके अंदर में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। मान लीजिए 2 साल पहले किसी ने अप्लाई किया, अब 2 साल में तो हो सकता है वो कितनी क्वालिफिकेशन बढ़ गई हो, उसकी जॉब लग चुकी हो, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो नुकसान होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। बट स्टिल इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि यहाँ पर खर्चा बहुत कम होता है। इवन जॉब सीकर जो है वहाँ जाकर जब अप्लाई करता है तो उसको कोई खास पैसे नहीं देने पड़ते, एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस होती है, ऑलमोस्ट फ्री मान के चल सकते हैं आप। तो उसको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। और जो कंपनियां जाती हैं, एम्प्लॉयर जाते हैं, उनको भी कोई खास खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। सो इट्स ए गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और डीमेरिट्स हमने डिस्कस करी, रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट अप टू डेट। अगला सोर्स आता है हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। देखो, जो अभी हमने डिस्कस किया आपके सामने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वो गवर्नमेंट एजेंसी है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही काम प्लेसमेंट एजेंसीज भी करती है और मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी करते हैं। ये भी मीडिएटर का ही काम करते हैं जॉब सीकर के बीच में और कंपनी के बीच में। लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट है तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस है? पहली बात, दे चार्ज फी फॉर देयर सर्विस। अगर मान लीजिए आप जॉब सीकर हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आप प्लेसमेंट एजेंसी में जाते हैं या मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे कुछ फीस चार्ज करे आपको जॉब दिलवाने के लिए। जी हाँ, आपसे फीस चार्ज की जा सकती है जॉब दिलवाने के लिए। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है, जब जॉब लग जाती है तो उसमें भी इनका कुछ शेयर होता है। जो आपको सैलरी मिलती है उसका कुछ हिस्सा आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंट या प्लेसमेंट एजेंसीज को देना होता है। कई बार ये जॉब सीकर से कोई चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन जब जॉब लग जाती है तो कंपनी से एज ए कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये कमाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और जब प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं तो कमाना इनका हक भी है। दे चार्ज फी फॉर देयर सर्विस। इट इज़ यूजफुल वेयर एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड। ओहो, समझिएगा बात को। देखिए, आपकी कंपनी है और आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है। ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप इंटरव्यू कैसे लेंगे? अगर आपको लेना हो तो आप कैसे लेंगे? आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर के बारे में, वेबसाइट के बारे में, सर्वर के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप इंटरव्यू तो ले नहीं सकते। अब ऐसे में इंटरव्यू कौन लेगा और आपको एक सही कैंडिडेट कैसे मिलेगा? उसमें ये बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम ये रोज इंटरव्यू लेना, रोज इनके पास एप्लीकेंट्स आते हैं। अच्छा, ये स्क्रीनिंग भी करते हैं, छटाई भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी है उठा करके आपके पास भेज दिया।
अगर इनके पास 10 या 15 लोग आएंगे तो उनमें से पहले ये स्क्रीनिंग करेंगे, छटाई करेंगे कि कौन सा एप्लीकेंट ऐसा है जो कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करता है, फिर उसमें से सिलेक्ट करके आपको भेजा जाएगा। तो एक तरीके से कंपनी का काफ़ी समय बचता है, एफर्ट्स बचते हैं, और कंपनी को बहुत ही सिलेक्टेड पर्सन जो है या सिलेक्टेड कैंडिडेट उनके पास जाता है इंटरव्यू के लिए, फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो अगर एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग की ज़रूरत है तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्लेसमेंट एजेंसीज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। अच्छा, कई बार ऐसी जॉब भी होती है जो बहुत ही सीक्रेट होती है, कई बार ऐसी जॉब होती है जहाँ पर बहुत ही फेथफुल पर्सन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप इन एजेंसीज की हेल्प ले सकते हो, इन कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हो, और ये पूरी स्क्रीनिंग करते हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके बाद आपके पास कैंडिडेट को भेजते हैं। तो वहाँ ये एजेंसीज बहुत फ़ायदा करती हैं। इट हेल्प टू रिक्रूट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सनल। और मैंने कहा ना, हायर पोजीशन के लिए कंपनियां इन्हीं को रेफर करती हैं ताकि उनका समय, एफर्ट्स बच जाए, और जहाँ पर टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत है, प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है, या बहुत बड़ी हाई पोजीशन के लिए मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट बहुत काम आते हैं, और ये रिक्रूटमेंट का अच्छा सोर्स माना जाता है, बट इन सिचुएशंस में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। आई होप आपने 3 इडियट पिक्चर ज़रूर देखी होगी, शायद ही कोई हो जिसने ना देखी हो। अगर आपने नहीं देखी है तो आपने ये सीन ज़रूर देखा होगा जिसमें वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, है ना, वो क्या नाम है जो गिर जाता है, हाँ, ऊपर से जब छलांग लगाता है, उसके हाथ पैर में व्हील चेयर पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है अपने कैंपस के अंदर में, राइट? याद आया? जिन्होंने पिक्चर देखे वो रिकॉल कर गए होंगे फटाफट। रिक्रूटमेंट जहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाया जाता है उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल, टेक्निकल एंड मैनेजरियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ पर फाइनल ईयर होता है कोर्स का, वो फाइनल ईयर में जाकर के इंटरव्यू ले लेती है ताकि जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको वहीं से हायर कर लिया जाए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाए। इसमें दोनों का फ़ायदा होता है, एजुकेशनल, टेक्निकल और मैनेजरल इंस्टीट्यूशंस को भी फ़ायदा होता है, वो प्लेसमेंट करा पाते हैं अपने स्टूडेंट्स का, और कंपनियों को ये फ़ायदा होता है कि फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट जो 2-4 महीने में ही जॉब के लिए बाहर निकलेगा, ढूंढने जाएगा, तो उसको वहीं से हायर कर लिया जाता है, वहीं से रिक्रूट कर लिया जाता है, और वहीं पर उनका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो एजुकेशनल, अच्छा कैंपस में ही होता है तो डेफिनेटली इसके लिए स्किल्ड जॉब के जो लोग होते हैं उसी के लिए ये सोर्स ज़्यादा बेटर माना जाता है। अनस्किल्ड लोग आपको कैंपस रिक्रूटमेंट में नहीं मिलेंगे सर। आपको याद होगा जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहे थे तो हमने एक वर्ड पढ़ा था, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी। तब मैंने आपसे कहा था कि एक्सटर्नल सोर्स में हर सोर्स का जो यूज़ करने का तरीका है वो अलग अलग कंडीशन में यूज़ होता है ना। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आपको टेक्निकल प्रोफेशनल पर्सन चाहिए और फेथफुल चाहिए, बैकग्राउंड चेक कराना है, तो आप प्लेसमेंट एजेंसीज को यूज़ कर सकते हो। आपको आपको अनस्किल्ड लोग चाहिए तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कर सकते हो। आप समझ गए बात? आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए, एजुकेशनल, टेक्निकल, तो आप कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हो। इट्स ए वेरी गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन यहाँ पर आपको अनस्किल्ड नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्या मिलेंगे, स्किल्ड। और यहाँ पर सिर्फ फ्रेशर मिलेंगे। अच्छा ये भी देखो, यहाँ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा भाई। जो फाइनल ईयर में होगा किसी भी कोर्स के, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ होगा भाई? पढ़ाई की तो नॉलेज होगी, तो यानी दे ऑल आर फ्रेशर। तो इसीलिए हर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अलग अलग सिचुएशन में काम आता है। अगला सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहां पर बड़ी खतरे की घंटी है, टिंग टोंग। ध्यान से सुन लो भाई साहब, सुन लो बेटा, एक बार सुन लो मेरी बात को, दोबारा सुन लो। बोलूं? अच्छा बोलता हूं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको इंटरनल सोर्स मान लेते हैं कि भैया एक एम्प्लॉय जो है वो रिकमेंड कर रहा है तो ये तो इंटरनल सोर्स होगा। नहीं, ये एक्सटर्नल है। क्यों भाई? रिकमेंडेशन इंटरनल कर रहा है, लेकिन जो बंदा आएगा वो तो बाहर से आएगा। जो एम्प्लॉय आप रिक्रूट कर रहे हो वो तो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है ना। बात समझ आई? रिकमेंड जो कर रहा है वो बेशक आपका एम्प्लॉय कर रहा है, लेकिन जो नया कैंडिडेट आएगा
वो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन से आएगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, नॉट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके बड़े फायदे हैं। हाँ देखो कैसे, इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस करेगा अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। देखो मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, तो सबसे पहले आप किसको बताओगे? अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, भैया हमारे यहाँ पर एक वैकेंसी है, तुम्हारा कोई दोस्त को, तुम्हारा कोई फ्रेंड हो, तुम्हारा कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, तुम्हारा कोई जानकार हो जो इस जॉब के लिए आपको लगता है कि उपयुक्त है, उसको आप बुलाइए, ठीक है। इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब जरा ध्यान से सोचो, कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी को रिकमेंड करेगा तो वो उसी को करेगा ना जिस पर उसको पक्का विश्वास होगा। भाई एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त को रिकमेंड कर रहा है जॉब के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है वो उसी दोस्त को रेफर करेगा जो अच्छा होगा, नहीं तो एम्प्लॉय की खुद की बदनामी हो सकती है कल को। इसलिए एम्प्लॉयज़ केवल उसी का नाम रिकमेंड करते हैं जिस पर उनको अच्छा विश्वास होता है और जिनको लगता है कि ये बेटर काम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर एम्प्लॉय, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर, उस केस में आप उससे पूछ भी सकते हैं, यार तुम्हारा दोस्त है, अच्छा कौन सी कंपनी में काम करता है? उसमें काम करता है, ओके, कितने साल से काम कर रहा है? 2-3 साल से, फिर छोड़ क्यों रहा है? कारण पता चल जाएगा ना। फिर अच्छा वह कितने पैसे लेता है, अच्छा उसके घर में कौन कौन है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय में, कि अगर रिक्रूटमेंट अपने एम्प्लॉय के रिकमेंडेशन से किया जाए तो आने वाला जो एम्प्लॉय है उसके बारे में काफ़ी जानकारियां आप पहले से ही जुटा सकते हो। मसलन उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सैलरी पैकेज क्या है, उसका कामकाज करने का तरीका, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका नेचर, बहुत सारी चीज़ें। तो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका फ़ायदा क्या है? बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन। आप बहुत बैकग्राउंड को बड़ी डिटेल में चेक कर सकते हो। कितने हो गए? 7। चिंता मत करो, भी बहुत सारे हैं। हाँ भैया बहुत सारे हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर देमसेल्व्स एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर मोस्टली, ये अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर है या जहाँ पर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का बहुत यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं? वो उनकी जानकारी में उनके गांव के लोग, उनके रिलेटिव्स बहुत सारे होते हैं जिनको वो जानते हैं। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आपने कहा कि भैया कल हमें 20 एम्प्लॉय चाहिए, लेबर चाहिए, चुटकियों में आजी भाई साहब पहुँच जाएंगे कल सुबह। अपने दोस्तों को, गांव के लोगों को बोलेंगे भाई साहब ट्रेन पकड़ो, कल सुबह आ जाओ, यहाँ पर लेबर की ज़रूरत है, इकट्ठी हो जाती है लेबर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? जो खुद एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और ये बहुत सारी लेबर को इकट्ठा कर सकते हैं अपनी जानकारी में, रिलेटिव्स में। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का ये फ़ायदा है कि आपको बहुत अर्जेंसी सिचुएशन है तो आप कितने भी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं कामकाज के लिए, वहाँ पर ये हेल्पफुल होती है। लेकिन इसका नुकसान भी है, हर सिक्के के 2 पहलू। नुकसान क्या है? लेबर यूनियन। भैया आप जो जिन कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हो, ये एक आवाज़ मारेंगे तो 20, 25, 50, 100 लेबर इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन जिस दिन इन्होंने कह दिया ना उनको कि भैया कल से काम पर मत जाना, कोई भी काम पर नहीं आएगा। अगर लेबर यूनियन ने कह दिया ना कि सबका भैया जो दिहाड़ी भत्ता है वो बढ़ा दो, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और लेबर कॉन्ट्रैक्टर पैसे भी खुद लेते हैं और एम्प्लॉयज़ को पैसे देते हैं, मतलब जो लेबर आती है उसको पैसे खुद देते हैं, यानी मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं। अगर इन्होंने कह दिया स्ट्राइक तो भैया सारा काम धंधा बंद, ये नुकसान है। ग्रुपिंग यानी गुट बन जाते हैं, बहुत सारे गुट में काम करते हैं। आपको याद होगा हमने एक और बात करी थी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, याद आ गया ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में। यही है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने आप गुट बन जाते हैं और इनकी अनएक्सेप्टेबल डिमांड भी शुरू हो जाती हैं। ये ऐसी डिमांड करेंगे जो कंपनी पूरी नहीं कर सकती है या जो सही नहीं ठहराई जा सकती, जो गलत है। लेकिन इसमें फिर आप फंस सकते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फंस जाएगी, क्योंकि इन्होंने एक आवाज़ मारी कि कल सब स्ट्राइक पर, तो सब स्ट्राइक पर चली जाएगी लेबर। तो ये है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। कंस्ट्रक्शन साइट में इसका बहुत यूज़ किया जाता है, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है वहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्टर का बहुत यूज़ किया जाता है एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
नो आता है एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, सिंपल एज सच. इट्स गेनिंग इंपॉर्टेंट दीज डेज. गुड वेयर सर्च ऑफ एम्प्लॉइज इज ऑन मास बेसिस. देखो इसका यूज़ जो टीवी पर जो एडवर्टीजमेंट होती है जॉब के लिए, वो तभी की जाती है जब आप बहुत बल्क स्केल में लोगों को ढूंढ रहे हो. मसलन आप पूरे इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजियाँ खोल रहे हो, ऑफिसेस खोल रहे हो, और वहाँ पर आपको हर सिटी के अंदर में आपको 10, 20, 50 लोगों की ज़रूरत है, और पूरे इंडिया में आपको 1000 लोग की ज़रूरत है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. यानी मास बेसिस पर आपको लोगों की ज़रूरत है तो आप टीवी पर कर सकते हो, क्योंकि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है, हर जगह पर फैला हुआ है, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में, सब जगह टीवी तो होता ही है, और लोग टीवी बहुत वॉच करते हैं. चैनल्स भी आजकल फ्री हैं, न्यूज़ चैनल फ्री हैं, बहुत सारे चैनल फ्री हैं. तो वहाँ पर क्योंकि मास में बल्क में लोग होते हैं, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है. और मास स्केल पर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप टीवी पर ऐड कर सकते हो. दैट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट आता है वेब पब्लिशिंग का. वेब पब्लिशिंग क्या होता है? इट्स ए वेरी कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डेज. यस ऑफ कोर्स, सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है वेब पब्लिशिंग. मतलब आप किसी भी अच्छी कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक कॉलम ज़रूर मिल जाएगा, अप्लाई फॉर द जॉब या वर्क विद अस, है ना, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो ऐसा लिखा होता है, और वहाँ पर लिखा होता है कि आप अपना बायोडेटा जो है आप उसमें अपलोड कर दीजिए. अब ये एक बहुत ईजी वे आउट भी है. जैसे एक बार पढ़ लें, वेरी कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डेज, certain websites specifically designed and dedicated for the purpose of providing information about both job seekers and job opening. देखो एक तो होता है कि आप कंपनी की वेबसाइट पे गए और वहां पर जाकर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन आज की डेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो केवल और केवल इसी काम के लिए लगी हुई हैं. जैसे naukri.com का हम एग्जांपल ले लेते हैं. आपको अगर नौकरी करनी है तो आप वहाँ पर जाकर के अपना बायोडाटा अपलोड कर सकते हैं. बहुत सारी जगह से आपको कॉल्स आ जाएंगी, बहुत सारा डेटा आपको मिल सकता है. मुझे याद है हमारी कंपनी को भी ना कुछ कैंडिडेट की ज़रूरत थी, वैकेंसी थी, तो हमने naukri.com पर ऐड किया. उसके अंदर में बिलीव मी, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पर आपको कि आप सोचें कि सर तो प्रमोशन कर रहे हैं naukri.com का. हमारे पास में बहुत सारी एप्लीकेशंस का डेटा बेस आ गया हमारे पास में. करीब 125 के आसपास, 125 के आसपास हमारे पास बायोडेटाज आ गए थे कैंडिडेट्स के. ऑफ कोर्स सारे सूटेबल नहीं थे, ठीक है, तो ये होता है. ऐसा नहीं कि हर बार आपके पास बहुत सारा डेटाबेस आएगा, कई बार कम भी आता है. नेक्स्ट टाइम फिर हमने ऐड किया तो हमारे पास डेटाबेस काफ़ी कम था, बट कंपनी ने क्या किया, फिर हमें बहुत सारा डेटाबेस प्रोवाइड किया, और ये इनका काम है. और ये आज के डेट में बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि आप घर बैठ के कभी भी अपना बायोडेटा को अपलोड कर सकते हो, एनी टाइम. रात को 2 बजे भी कर सकते हो, आप सुबह 6 बजे भी कर सकते हो. तो वेब पब्लिशिंग एक बहुत अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट का, जहाँ पर आपके पास पूरा डेटा आ जाता है. आप स्क्रीनिंग कर सकते हो उसको और टेस्टिंग कर सकते हो उसके अंदर में. कितने सारे थे ना, ओए हुए, कितने हो गए, 10. भैया ये सारे कीवर्ड्स आपको याद करने ही करने हैं. सारे की पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, ये आपको याद होने चाहिए. तभी जब केस स्टडी आएगी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है. ये याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ. क्रॉल स्पेस, CRAW, C से कैजुअल कॉलर्स, R से, बस सुनना शुरू कर दिया नालायको. ये लिखा नहीं ना तुमने, लिखा तुमने, ये गलती करते हो, बस सुनते जाते हो. लिख भी लो बेटा, लिख लो. नोट्स लिखना है, पॉज करो वीडियो को और लिखो, जूम करके लिखो इसको बेटा. ऐसा मत करो कि लिखना नहीं है. क्रॉल स्पेस, C से कैजुअल कॉलर्स, R से रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, A से एडवर्टाइजमेंट, वेब पब्लिशिंग और लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. क्रॉल यानी जगह बनाना, चुपचाप छोटी सी जगह बना करके क्रॉलिंग करना और स्पेस दिखाना, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. C से कैजुअल कॉलर्स, R से रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, A से एडवर्टाइजमेंट, W यानी वेब पब्लिशिंग और L से लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. कैजुअल कॉलर्स, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एडवर्टाइजमेंट, वेब पब्लिशिंग एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. हो गया.
उसके बाद आता है स्पेस, SPACE, स्पेस। सिंपल और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को हम सिंपल रिक्रूटमेंट कह सकते हैं क्योंकि सबसे आसान यही है। P से प्लेसमेंट एजेंसीज, A से एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, C से कैंपस रिक्रूटमेंट और E से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। SPACE, स्पेस। S से सिंपल ऑब्लिक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, P से प्लेसमेंट एजेंसीज, A से एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, C से कैंपस रिक्रूटमेंट और E से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्रॉल स्पेस। आई होप अब आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, राइट? जल्दी से नोट डाउन करो इसको, एक क्रॉल स्पेस। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो, जो इंटरनल सोर्सेज की डीमेरिट थी वो यहां बन जाएंगी मेरिट, और जो इंटरनल सोर्सेज की डीमेरिट थी वो यहां मेरिट बन गई, और जो मेरिट थी वो यहां क्या बन जाएंगी? डीमेरिट्स। देखो जस्ट रिवर्स। क्वालिफाइड पर्सोनल, यानी कि जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से लोगों को लेकर आते हैं तो हमारे पास क्वालिफाइड, ट्रेड, फ्रेश टैलेंट और डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस के लोग मिलेंगे। पहला फायदा कि भैया आपको नया टैलेंट मिलेगा, क्वालिफाइड लोग मिलेंगे, ट्रेन लोग मिलेंगे, और ऐसे लोग मिलेंगे जिनको अलग अलग इंडस्ट्री का, अलग अलग जॉब्स का एक्सपीरियंस होगा। दूसरा फायदा वाइडर चॉइस। आपको याद होगा वहाँ नैरो चॉइस होती है, बहुत कम चॉइस होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था नो वैकेंसी कैन फिल ऑल द, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ठीक है, क्वालिफाइड पर्सनल, वाइडर चॉइस। अगला फायदा आता है फ्रेश टैलेंट। हमने वहां पढ़ा था डीमेरिट्स में नो फ्रेश टैलेंट, अब यहां पर आपके पास क्या है? फ्रेश टैलेंट है, बिल्कुल नए लोग। व्हेन इनसफिशिएंट एग्जिस्टिंग स्टाफ नॉट फुलफिल द स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब्स, जब हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो इनसफिशिएंट है, जब हम सारी वैकेंसीज को फिल नहीं कर सकते, तो एक्सटर्नल सोर्स हमारे बहुत काम आता है। हमारी वाइडर चॉइस बहुत सारी बढ़ जाती है, क्वालिफाइड पर्सनल हमें मिल जाते हैं, फ्रेश टैलेंट मिल जाता है, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। आपको याद होगा डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल में हमने कहा था नो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, है ना, लेस एफिशिएंट, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन डिक्लाइन। यहां पर क्या हो रहा है? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, स्पिरिट बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे ही कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना, तो सारे के सारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एकदम टाइट हो जाते हैं, क्योंकि नया वाला जो आएगा वो बहुत मेहनत करेगा। तो एग्जिस्टिंग स्टाफ को लगता है भाई ये तो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ज़रूर आती है। एग्जिस्टिंग स्टाफ कंपीट्स विद द आउटसाइडर्स, शो बेटर परफॉर्मेंस। और एग्जिस्टिंग स्टाफ भी कंपीट करेगा, और जो नया एम्प्लॉय वो बेटर परफॉर्मेंस शो करेगा, क्योंकि उसको जॉब तो बचानी है ना, राइट? तो क्या क्या फ़ायदे हैं? क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं, फ्रेश टैलेंट आ जाता है, वाइडर चॉइस, आपकी चॉइस बढ़ जाती है, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपको मिलेंगे, डिफरेंट स्टेट्स के लोग मिलेंगे, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, हर तरीके के लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। आपको फ्रेश टैलेंट मिलेगा, फुलफिल स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब, आपको जिस तरीके के जॉब के लिए लोग चाहिए उस तरीके के लोग आपको मिलेंगे, और स्पिरिट बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगी लोगों के बीच में, एग्जिस्टिंग स्टाफ में बीच में, और आप एक बहुत ही फ्रेश साई ऑफ रिलीफ फील करेंगे, बिल्कुल फ्रेश। नोट किया इसको? अच्छा, सुन रहे थे, कितने प्यारे बच्चे हैं ना, बोल रहे सर अभी तो सुन रहे थे सर, नोट कैसे करेंगे, है ना? तो अब तो नोट कर लो। हाँ, अब इसको पॉज करो, नोट कर लो बेटा, इसको लिख लो, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। ठीक है, लिख लिया? हाँ, पॉज करके लिख लिया ना, तभी आगे चलेंगे। फ्रेश, हाँ हाँ हाँ, क्या फ्रेश एयर आ रही है, राइट? डीमेरिट्स क्या है इसके? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। ओए होए भाई, जब भी बाहर से कोई एम्प्लॉय रखा जाता है ना, तो भाई जो ऑलरेडी स्टाफ काम कर रहा है, पता है क्या बोलता है?
दिन रात मेहनत हमने करी, इस ऑर्गेनाइजेशन को यहां तक हम लेकर आए, खून पसीना हमने बहाया, जब भी इस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ी हमने सेक्रीफाइस किया, और आज जब इनकी वैकेंसी आई तो ये बाहर से एम्प्लॉय को ले आए और उसको ला करके बिठा दिया हमारे सर पे। ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, सच बता रहा हूं, ये होता है। इसी फ्रस्ट्रेशन आती है एग्जिस्टिंग स्टाफ में, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है बेटे। बोलते हैं यार जब प्रमोशन की बारी आई तो आप किसी और को बुला रहे हो और मेहनत हमसे कराते हो। और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है उसको लगता है पता नहीं अब हमारा प्रमोशन भी कभी होगा कि नहीं होगा, पता चले प्रमोशन का टाइम आया फिर से बाहर से किसी पर्सन को अपॉइंट कर लिया, तो ये नुकसान है। डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, फ्रस्ट्रेशन आती है यार, आनी भी चाहिए, क्या कर सकते हैं। अब लेंदी प्रोसेस है ये, आपको याद होगा जब हमने कहा था इंटरनल सोर्स बड़ा सिंपल प्रोसेस है क्योंकि ऑलरेडी आप पर्सन को पहले से ही जानते हो, लेकिन यहां पर तो हमें पता ही नहीं कि जो पर्सन आ रहा है वो कौन है। तो भैया आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और मैं बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस सबसे लंबा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। हाँ, जब सिलेक्शन प्रोसेस की वीडियो देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि इतना लंबा प्रोसेस, तो इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करने में 2 महीने भी लग सकते हैं, और अगर आपको इमरजेंसी में स्टाफ चाहिए तब तो बहुत मुश्किल है सर। ये एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है काम ही ना है आपके। इसमें आपको नोटिफाई करनी पड़ती है वैकेंसीज कि भैया हमारे यहाँ जॉब है, आओ दर्शन दे दो भैया। फिर वेट फॉर एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन आएगी, पता नहीं कब आती है एप्लीकेशन, कब वो अप्लाई करेगा, फिर आप सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करोगे, फिर जाकर के वो एम्प्लॉई जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई है वो सिलेक्ट होगा। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस यार। दूसरा नुकसान ये हो गया डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। पहला डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, दूसरा लेंथी प्रोसेस, तीसरा कॉस्टली प्रोसेस। भैया खर्चा होगा। मान लीजिए आपने टीवी में ऐड किया या प्लेसमेंट एजेंसीज को हायर किया, फिर खर्चा तो होगा, पैसे तो लगेंगे, नहीं लगेंगे सर, कॉस्टली अफेयर है। एडवर्टाइजमेंट पे भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो फिर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी उस एप्लीकेशंस की, इंटरव्यू लेने के लिए स्टाफ को लगाना पड़ेगा, इंटरव्यू करने में पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, सब कुछ लगता है, तो कॉस्ट तो इंकर होगी होगी सर। ठीक है, फायदा क्या है कि यू हैव ए फ्रेश टैलेंट, और नुकसान क्या है ये आपके सामने है बेटा। इसको नोट कर लो बेटा, फिर एक्रोनिम नोट करना, ठीक है। मेरिट्स नोट कर ली थी ना, अब डीमेरिट्स भी नोट कर लो इसको जी। फ्रेश टैलेंट, एफ से फ्रेश टैलेंट, आर से राइट चॉइस यानी वाइडर चॉइस हो जाती है, ई से एजुकेटेड यानी क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं, और हाई स्पिरिट यानी उनके अंदर काम करने की जो स्पिरिट होती है वो जज्बा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। ये तो होगी मेरिट्स। और डीमेरिट्स हैं इसकी LCD, एल से लेंथी प्रोसेस, सी से कॉस्टली प्रोसेस, और डी से डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। इजी हो गया, क्वाइट इजी, पक्का। तो याद रहेगा F फ्रेश और LCT, फ्रेश टैलेंट, राइट चॉइस, एजुकेटेड पर्सनल, हाई स्पिरिट। डीमेरिट्स लेंथी प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस एंड डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आपको सारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपको याद होने चाहिए 10 के 10, और उसमें कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, आपसे क्लू देकर के पूछा जा सकता है कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, उसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, और यहाँ होता है हमारा टॉपिक खत्म। ठीक है, गुड, यस, हाई स्पिरिट, टेक केयर, बाय बाय।